नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में आधुनिक भारत के इतिहास की जो सेकंड यूनिट है उसमें एक टॉपिक है नूतन शहरी केंद्रों का विकास, यानी कि नवीन शहरी केंद्रों का विकास। यहाँ पर जिन शहरी केंद्रों के विकास की बात हो रही है ये ब्रिटिश काल के दौरान हुए शहरी केंद्रों के विकास की बात है। इसी के साथ इसमें आगे दिया गया है नगर आयोजन, स्थापत्य की नूतन विशेषताएं यानी कि नवीन विशेषताएं, और शहरी समाज और शहरी समस्याएं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है। सिलेबस अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक को आज हम इस पूरी क्लास में एक में ही पूरा हो जाएगा। ये इस टॉपिक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है नवीन स्थापत्य शैलियां और उनकी विशेषताएं। ब्रिटिश काल के दौरान 19वीं शताब्दी के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो स्थापत्य शैली विकसित हुई, यहाँ हम उसकी बात करने वाले हैं। और उन शैलियों के अंदर कौन कौन सी इमारतें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि बंबई में, कलकत्ता में बनी। तो प्यारे बच्चों, हालांकि पूरी ही चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन से नवीन शहरी केंद्र विकसित हुए, उनका आयोजन क्या था, यानी कि जो सेटलमेंट कैसा था नगरों का। इसी के साथ हम स्थापत्य की जो बात मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले, बड़ी रोचक क्लास है, बड़ा मजा आएगा देखने के अंदर आपको, ये है ना। बहुत सारी इमारतों की हम सैर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पीछे आपने देखा होगा, यहाँ तस्वीर में आपको मुंबई का ताज होटल नजर आ रहा है, और यहीं आपको दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी बॉम्बे में है। दोस्तों, इनकी भी हम आज बात करने वाले हैं, बात करेंगे इनकी स्थापत्य शैलियों की और प्रमुख विशेषताओं की। चलिए, सबसे पहले कुछ जानकारी आपको दे दी जाएगी यहाँ पर, जैसे कि हम इस क्लास के अंदर कुछ स्थापत्य शैलियों की बात करने वाले हैं। जैसे कि एक हम बात करेंगे गॉथिक शैली। गॉथिक शैली की बात हम करने वाले हैं। ठीक है गुरुजी। एक हम बात करने वाले हैं यहां पर नवशास्त्रीय, इसको बोलेंगे नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल या नवशास्त्रीय शैली। नवशास्त्रीय शैली। और एक हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, इंडो सार्सेनिक। इंडो सार्सेनिक शैली। इन तीन स्थापत्य शैलियों की हम बात करने वाले हैं इस पूरी क्लास के अंदर। एक हम आपको आइबेरियन शैली के बारे में भी बताएंगे, आइबेरियन शैली की भी हम बात कर लेंगे। मुख्य रूप से ये तीन शैलियां हैं। अब आपसे पूछा जाए कि गोथिक शैली, तो प्यारे बच्चों देखिए, यूरोपीय शैली है, हम कह सकते हैं यूरोपीय शैली है। विशेष रूप से मध्ययुगीन यूरोप की महत्वपूर्ण स्थापत्य शैली मानी जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूरोप की मध्ययुगीन वास्तुकला शैली है ये, ठीक है ना। यूरोप की, यूरोपियन शैली है, मध्ययुगीन वास्तुकला शैली। ठीक है, यूरोप का जो मध्ययुगीन वास्तुकला शैली है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं उसके अंदर हम देखेंगे ऊंची मीनारें आएगी इसमें, नुकीले मेहराब, नुकीले मेहराब, और फ्लाइंग बटरस। फ्लाइंग बटरस बोलते हैं या उड़ते बटरस। फ्लाइंग बटरस, बटरस है ना।
ये फ्लाइंग बटरस क्या होते हैं? ये ऊंची मीनारों को सहारा देने के लिए जो एक प्रकार से जो सहारा देने के लिए बटरस बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऊंची मीनार है, ठीक है, तो इसको सहारा देने के लिए इस प्रकार के जो है यहाँ पर क्या स्टैंड से दिखेंगे आपको, ये फ्लाइंग बटरस होते हैं, ठीक है ना। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हम इसकी बात करें, ये चीजें हम यही समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी रहे। नियो क्लासिकल या नव शास्त्रीय शैली क्या थी? नियो क्लासिकल या नव शास्त्रीय शैली, तो दोस्तों देखिए, ये भी यूरोप की शैली है ना, यूरोपियन शैली है, जो यूरोपियन शैली जो 18वीं सदी में, जो हम देखते हैं कि 18वीं सदी के अंदर हमें देखने को मिलती है। 18वीं सदी के मध्य में ये वास्तुकला की शैली है, और मुख्य रूप से इस पर ग्रीक और रोमन प्रभाव देखने को मिलता है के मध्य में। यहां पर प्रभाव देखेंगे तो ग्रीक यानी यूनानी, ग्रीक रोमन प्रभाव। और दोस्तों इस शैली के अंदर हम देखते हैं कि जो ऊंची मीनारें होती है उनके पीछे कुछ जियोमेट्रिक जो रेखा गणितीय संरचनाएं होती है, जैसे कि त्रिभुजाकार संरचना हो गई। जैसे कि हम कोई इमारत देखते हैं, उसके यहाँ पर जो है त्रिभुजाकार संरचना हो गई, है ना। इसमें ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते हैं और उनके पीछे जो है रेखा गणितीय संरचनाएं होती है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों इस शैली की बात करो, यह है इंडो सार्सेनिक शैली। इसमें भारतीय वास्तुकला, अब भारतीय वास्तुकला में भी स्पेशली इस्लामिक कला, मुगल इस्लामिक कला, मुगल इस्लामिक प्लस इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी पश्चिमी शैली, पश्चिमी स्थापत्य शैली। अब पश्चिमी शैली के अंदर हम देखेंगे तो इसमें नियो क्लासिकल और गोथिक शैली का मिश्रण, यानी कि जो इंडो सार्सेनिक शैली है, इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर प्यारे बच्चों हमें भारतीय जो इस्लामिक वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला है, उसके तत्व दिखाई देंगे और पश्चिमी शैली के तत्व दिखाई देंगे, पश्चिमी शैली के तत्व दिखाई देंगे। और पश्चिमी शैली बोले तो जैसे कि नियो क्लासिकल, नवशास्त्रीय या फिर गॉथिक शैली, और इसमें भारतीय शैली के भी तत्व दिखाई देंगे। इंडो सार्सेनिक शैली बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर इमारतें बनाई क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जो है वे अपनापन महसूस करे इन इमारतों को देखकर। अगर पूरा ही यूरोपियन ढंग से बना दिया जाए तो वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आएगी, है ना। इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बना, जिसके अंदर भारत की जो गुजराती कला है, जो क्षेत्रीय गुजराती शैली है, उसको काम में लिया गया। इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर होटल ताज बना, ठीक है ना। और दोस्तों हम देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का, उसकी भी जो प्रेरणा है वो ताजमहल से ली गई। ऊपर गुंबद है, ऐसे ही ताज होटल में देखो, उसमें भी ऊपर गुंबद है। ताजमहल होटल नाम भारत का 5 स्टार होटल, प्रथम 5 स्टार होटल माना जाता है, जिसके अंदर बिजली भी थी, है ना। तो प्यारे बच्चों इंडो सार्सेनिक जो शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको जो है तीनों शैली से रूबरू करवा दिया है जिनका उल्लेख हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। एक आइबेरियन शैली है जो स्पेन और पुर्तगालियों की जनजातीय समूह की महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। उसके अंदर कुछ चर्च बने थे गोवा के अंदर और कोची के अंदर, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से ये तीन ही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं नवीन शहरों का विकास, और उसके बाद में हम स्थापत्य को भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, नूतन शहरी केंद्रों का विकास यानी कि नवीन शहरी केंद्रों का विकास। हम देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में कंपनी के शासन के अंतर्गत अनेक नए शहर विकसित हुए, बहुत सारे नए शहर विकसित हुए, प्रेसिडेंसी शहर बने, बंदरगाह शहर बने, और इसी के साथ में हम देखते हैं रेलवे नगरों का विकास हुआ। मुगल कालीन नगरों का स्वरूप परिवर्तित होने लगा और नए औपनिवेशिक शहरी केंद्र बने। अब हम देखते हैं मुगल काल के अंदर आगरा है, दिल्ली है, लखनऊ है, अब इनका जो स्वरूप है धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। और दोस्तों जो ब्रिटिशर्स के जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी केंद्र हुआ करते थे वो होते थे बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इनका जो है विकास होना शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने जो नगर बनाए
उनमें हम देखते हैं कि कुछ तो थे प्रेसिडेंसी नगर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। प्रेसिडेंसी नगर वे महत्वपूर्ण नगर जिसे कंपनी ने अपने प्रशासनिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए थे। यानी कि कंपनी अपने प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में इन शहरों को विकसित करती है। रेलवे नगर जो महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क से जुड़े हुए थे, कानपुर है, झांसी है, नागपुर है, और भी बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी के साथ में बंदरगाह नगर जैसे कि कोलकाता डॉक और बॉम्बे पोर्ट। कोलकाता डॉक दोस्तों एक नदी बंदरगाह माना जाता है ना, जो कि हुगली नदी के तट पर बना हुआ है। और बॉम्बे पोर्ट ये जो है प्यारे बच्चों बंदरगाह नगर थे, तो यहां से वाणिज्यिक व्यापारिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार तीन अलग अलग प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंसी नगर, रेलवे नगर और बंदरगाह नगर। कंपनी द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अपने व्यावसायिक एवं प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना की गई। ब्रिटिश कंपनी ने आधुनिक सिविल लाइंस और कंटेनमेंट्स विकसित किए। अब सिविल लाइंस का नाम आप बहुत बार सुनते होंगे, जैसे कि अब जयपुर है तो जयपुर में सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन आता है ना, वो एरिया पूरा सिविल लाइन है। सिविल लाइन वो एरिया होता है जहां पर जो है, जैसे कि अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो जहां ब्रिटिश अधिकारी रहा करते थे, ये सिविल लाइन वाला एरिया जो है ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बना होता था। चौड़ी सड़कें होती थी, खुले खुले जो है साफ सफाई होती थी, चारों तरफ खुला खुला माहौल होता था, भीड़ भाड़ और शहरी शोर शराबे से बिल्कुल अलग होता था ये। यहाँ पर बड़े अधिकारी लोग रहा करते थे। और जो कंटोनमेंट है दोस्तों, ये छावनी क्षेत्र हुआ करते थे, छावनी केंद्र। तो ब्रिटिशों ने सिविल लाइंस एरिया बनाए। आज भी हम देखते हैं सिविल लाइन वाला एरिया। यहाँ पर जो दोस्तों बड़े बड़े जैसे कि मुख्यमंत्री आवास हो गया या फिर बड़े बड़े अधिकारियों के आवास हो गए, वो इन क्षेत्रों में ही होते हैं। इन क्षेत्रों में आम लोगों की आवाजाही पर बहुत बहुत बैन होता है, निगरानी रखी जाती है, कड़ी सुरक्षा जो है वो रखी जाती है। ठीक है ना, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही कुछ जो है हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इनकी शुरुआत की सिविल लाइंस केंद्रों की। आगे देखिए, यूरोपीय कंपनियों ने व्यापारिक केंद्रों के आसपास नए नगरों की स्थापना की, जैसे कि पुर्तगालियों ने गोवा, डचों ने मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता, तथा फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी आदि क्षेत्रों में जो है नए नगर बसाए थे। यूरोपीय कंपनियां, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिशर्स हो, इन्होंने जो है अपने व्यापार वाणिज्य में जो है सुविधा के लिए जो है बंदरगाह केंद्रों के आसपास या फिर व्यापारिक केंद्रों के आसपास अपने नगर, अपनी बस्तियां बनाई। अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने के साथ ही मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नए आर्थिक केंद्रों के रूप में उभरने लगे, जिनकी बात हम कर चुके हैं, जिनको प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में जो है विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए, 1864 ईस्वी में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। हम यहां पर दोस्तों शहरों के विकास की बात कर रहे हैं। जिन जिन क्षेत्रों के अंदर ब्रिटिशर्स जो है प्रशासन या व्यापार वाणिज्य चला रहे हैं, उन क्षेत्रों का बहुत ज्यादा विकास हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब ऐसे में ही आप ये देखिए कि शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, क्योंकि दोस्तों जैसे कि कलकत्ता है या फिर बॉम्बे वाले जो एरिया हैं, इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाया करती थी। इस वजह से ग्रीष्मकालीन राजधानी गर्मी से बचने के लिए शिमला को बनाया गया था। सबसे पहले दोस्तों ये काम किसने किया था? जॉन लॉरेंस ने किया था। 1864 ईस्वी में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से, ठीक है ना, ये अधिकृत रूप से दोस्तों शिमला को जो है अपनी काउंसिल स्थानांतरित कर ली और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। याद रखिएगा, ऐसा बताया जाता है कि शिमला के अंदर जो वायसराइज लॉज है, एक इमारत है जो जिसे हम जो है वो बड़े अधिकारियों के रहने की इमारत हुआ करती थी, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? वायसरीगल या वायसराइज लॉज। और यहां पर जो है ऐसा बताया जाता है कि शिमला की सबसे पहली चमचमाती इमारत थी, जो बिजली से, जहां पर बिजली और जहां पर लाइट की सुविधा थी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ये आता है, लेकिन इतना हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वायसरीज लॉज जो है 1888 के आसपास जो है डेवलप होता है और इसके अंदर बिजली से जगमगाता हुआ होता है, लाइट होती है इसके अंदर, और इसका स्विच जो ऑन करती है दोस्तों वो लेडी डफरिन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। हुगली नदी पर 1874 में पीपों का पुल, पोंटून पुल बना। यानी दोस्तों ये एक प्रकार का अस्थायी पुल हुआ करते थे,
जो कि दोस्तों आवाजाही की सुविधा के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, कोलकाता व कालांतर में अन्य शहरों में घोड़ा ट्रामों का आरंभ हुआ। अब घोड़ा ट्रामो क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। 1879 ईस्वी में कोलकाता में बिजली का पहला प्रदर्शन हुआ और 1889 में कोलकाता की हैरिसन रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लैंप की शुरुआत हुई। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम शहरों के विकास की बात कर रहे हैं, तो शहरों का विकास हम किससे देखेंगे? पहले तो हम मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे, बिजली, पानी, यातायात, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम स्थापत्य की बात करेंगे, शहरों के अंदर इमारतों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए कि पुल बन रहे हैं, घोड़ा ट्रामो यानी कि यातायात का साधन है, ठीक है ना, यातायात की सुविधा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लैंप लग रहे हैं। याद रखिएगा 1879 में कोलकाता में बिजली का पहला प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों 1889 ईस्वी में कोलकाता की हैरिसन रोड पर स्ट्रीट लाइट लैंप लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये लैंप है, ठीक है ना। और भारत के अंदर सबसे पहले अगर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है तो वो बेंगलुरु में लगाई जाती है 1905 के अंदर। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये घोड़ा ट्रामो क्या होता है। ये यातायात के साधन होते दोस्तों, बस की तरह होते थे जो जिन्हें घोड़े खींचते थे। यानी कि आप ये देखिए कि यहाँ दो घोड़े हैं और पीछे देखिए दोस्तों ये बस की तरह है पूरा, और घोड़े के द्वारा चलाए जाते थे। ये देखिए यहाँ पर घोड़े हैं और पीछे देखिए दोस्तों ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, है ना। तो ये बस जैसे होते थे पीछे से, और आगे से इनको खींचने का काम घोड़े करते थे। तो कहने का मतलब है शहरों का विकास हो रहा है और यातायात की सुविधाएं हो रही है। धीरे धीरे दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एशिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 1905 ईस्वी में बेंगलुरु में लाई गई थी, और 1882 ईस्वी में भारत में पहली टेलीफोन सेवा शुरू हुई। टेलीफोन सेवा दोस्तों बॉम्बे, कलकत्ता, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो महत्वपूर्ण केंद्र होते थे, इन शहरों के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शहरों का विकास हो रहा है, बिजली भी आ रही है। देखिए द फर्स्ट स्ट्रीट लाइट इन एशिया वाज सेट अप इन बेंगलोर, इंडिया ऑन अगस्त 5, 1905। इस प्रकार की स्ट्रीट लाइट लगी होती थी। ठीक है ना। पीछे जो हमने 1889 में पढ़ा, एक मिनट रुकिए, पीछे जो हमने 1889 में पढ़ा कि कोलकाता की हैरिसन रोड पर स्ट्रीट लाइट लैंप की शुरुआत हुई। दोस्तों ये जो लाइट है ये बेंगलोर में लगे जो स्ट्रीट लाइट है उनसे थोड़ी अलग थी, ये लैंप की तरह थी, स्ट्रीट लाइट लैंप्स होते थे ये। लेकिन पहली स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट की जिसकी हम बात करें तो वो कहाँ लगी थी? बेंगलोर में लगती है। ठीक है, और 1882 के अंदर टेलीफोन सेवा भी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों शहरों के विकास होते हैं, सड़कें बनती है, हमने सड़कों की बात कर ली है, पीछे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात कर ली है, नहरों की बात कर ली, सिंचाई की बात कर ली, और रेलों के निर्माण की बात कर ली। अब हम यहाँ पर शहरों में बिजली की बात कर रहे हैं, शहरों में यातायात की बात कर रहे हैं, शहरों के अंदर टेलीफोन सुविधा की हमने बात की है। तो ये हो रहा है नूतन नवीन शहरी केंद्रों का विकास। आगे आइए। अब दोस्तों इन शहरों का आयोजन कैसे होता था, यानी कि नगर नियोजन कैसा था, नगर कैसे बसे हुए थे, किस प्रकार के थे, तो हम ये देखेंगे। देखिए नए नगरों की योजना बनाने और उन्हें विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार सर्वप्रथम मानचित्र तैयार करती थी। सबसे पहले मैप बनाती थी, और दोस्तों मैप के अंदर जो है हर एक नगर को जो है शो किया जाता था, और शहरों को दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा होता था व्हाइट टाउन जो ब्रिटिश एरिया होता था, एक हिस्सा होता था ब्लैक टाउन जो इंडियन सेटलमेंट्स होते थे। व्हाइट टाउन दोस्तों गोरे लोगों का क्षेत्र हुआ करता था, और ब्लैक टाउन में दोस्तों भारतीय रहते थे, अश्वेत भारतीय रहते थे, या फिर भारतीयों की हम बात कर रहे हैं। ये जो ब्लैक टाउन होते थे ये संकरी गलियां, यहाँ पर गंदगी होती थी दुनिया भर की, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं होता था, बहुत भीड़ भाड़ वाले और शोर शराबे वाले क्षेत्र हुआ करते थे। जबकि व्हाइट टाउन जो है ये काफी शानदार और कम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, खुली सड़कों वाला क्षेत्र और साफ सुथरे क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, ये ब्रिटिश एरिया होते थे। तो इस प्रकार जो है नगरों का आयोजन किया गया था। नगर की व्यावसायिक संभावना का पता लगाकर कराधान सुनिश्चित किया जाता था। जिस नगर के अंदर जो व्यावसायिक सुविधाएं होती थी उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है कराधान टैक्स की व्यवस्था की जाती थी। अंग्रेजों ने नगर पालिकाओं के माध्यम से कर वसूलना और शहरों की देखभाल के लिए उन्हें स्वायत्त करना आरंभ कर दिया। नगर निगमों द्वारा जन्म मृत्यु दर जो है ये दर्ज किया जाने लगा, और धीरे धीरे दोस्तों फिर जनगणना होने लगी। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये पहली जनगणना थी, ये सफल जनगणना नहीं थी, है ना।
सफल जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में होती है। भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना जिसकी हम बात करें, सफलता से मेरा मतलब पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना से है, ये लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में शुरू होती है। ठीक है। मद्रास, कलकत्ता और बंबई को अंग्रेजों ने सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंद भी किया था, यानी कि हम नगर आयोजन की बात करें तो नगरों की जो है किलेबंदी भी की गई थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार के नगर आयोजन थे जिसमें हमने विशेष रूप से व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की हमने बात की है। इसी के साथ हमने नगर पालिकाओं, नगर निगमों, जनगणना की सुविधा, इन सब की हमने बात की है, और किलेबंदी होती थी इन शहरों की, वो हमने बात कर ली। आगे देखिए, स्थापत्य की नूतन विशेषताएं। अब जो नवीन स्थापत्य की विशेषताएं आई, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले मुगल स्थापत्य थी, और अब जो है हमें इंडो सार्सेनिक शैली देखने को मिल रही है, जिसमें इस्लामिक, भारतीय या मुगल और पश्चिमी शैली का मिश्रण हमें दिखाई देता है। मद्रास और वेलंजली के अधीन कलकत्ता में बने आरंभिक सरकारी भवनों में नियो क्लासिकल शैली का प्रयोग होता है, यानी कि शुरुआत में हम देखते हैं नियो क्लासिकल शैली काम में आती है। नियो क्लासिकल शैली के बारे में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, अच्छे से समझाया था कि यह यूरोपियन स्थापत्य की शैली है, ठीक है ना, और इन पर जो है ग्रीक और रोमन प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण काल के दौरान इस शैली का जो है पुनरुद्धार हुआ था, ये पुनः विकसित हुई थी, ठीक है ना। तो ये वह शैली है नियो, तभी इसको हम नियो या नवीन शास्त्रीय शैली कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में हमें कुछ नियो क्लासिकल शैली के स्थापत्य या नमूने देखने को मिलते हैं। नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें बड़े बड़े स्तंभ के पीछे रेखा गणितीय संरचनाएं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे शुरू करते समय, ठीक है। रेखा गणितीय जैसे कि त्रिभुज हो गया, है ना, त्रिभुजाकार कोई संरचना बन गई, इस प्रकार की ज्यादातर तो हम देखते हैं त्रिभुजाकार संरचनाएं बनती है इस प्रकार की, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस शैली में निर्मित बंबई के प्रमुख सार्वजनिक भवनों में टाउन हॉल है और व्यावसायिक इमारतों का समूह एल्फिंस्टन सर्कल, जिसको वर्तमान में हनीमून सर्कल कहते हैं, ये प्रमुख। अब देखिए दोस्तों आप देखिए, मैंने क्या बताया, नियो क्लासिकल शैली की विशेषता जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के ऊपर या उनके पीछे रेखा गणितीय संरचनाएं होती है। तो ये बड़े बड़े स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, और देखिए दोस्तों, ये त्रिभुजाकार आपको यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है, बिल्कुल। देखो दोस्तों, ये जो है ये इसका एक चित्र है, ये वर्तमान ओरिजिनल बिल्डिंग है। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये ज्यामितीय रेखा गणितीय संरचनाएं है ये एक प्रकार से। और दोस्तों ये जो है ये स्तंभ है यहाँ पर। ये तस्वीर दोस्तों टाउन हॉल की है जो 1833 के अंदर बनता है, और ये जो तस्वीर है ये है एल्फिंस्टन सर्कल, जिसको वर्तमान में हनीमान सर्कल कहते हैं। दोस्तों ये एल्फिंस्टन सर्कल की। तो दोस्तों ये कुछ नियो क्लासिकल स्थापत्य के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, नव गौथिक शैली का विकास खासतौर पर गिरजों से हुआ। हमने गौथिक शैली की बात की थी, तो गौथिक शैली का जो विकास होता है वो गिरजाघरों में होता है, जहां पर जो है दोस्तों प्रार्थना वगैरह करते हैं ईसाई लोग, है ना, मिलकर। अब इसकी क्या विशेषता है नव गौथिक शैली की? इसकी प्रमुख विशेषता है ऊंची उठी हुई छतें, ऊंची मीनारें हो गई, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा होती है। और दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है फ्लाइंग बट्रेस भी होती है ना, याद रखना, वो पीछे मैंने आपको लिखा दी है फ्लाइंग बट्रेस, ठीक है। बंबई के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा इस शैली का चुनाव किया गया था, यानी कि नव गौथिक शैली। इस शैली में निर्मित यूनिवर्सिटी हॉल के लिए पारसी व्यापारी सर कोवसजी जहांगीर रेड्डीमनी तथा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर के लिए रायचंद ने पैसा दिया था। ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी हॉल बनता है इसी शैली में, नव गौथिक शैली में, तो दोस्तों उसके लिए कावसजी जहांगीर रेड्डीमनी, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर घंटाघर बनता है, उसके लिए रायचंद ने पैसा दिया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वो घंटाघर है जिसके लिए रायचंद पैसा देता है, ठीक है ना, ये वो घंटाघर है। और दोस्तों इस घंटे घर का नाम होता है क्या? राजाबाई टावर। इसका नाम क्या है? राजाबाई टावर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पैसा दे रहा है रायचंद, इनकी माता का नाम था राजाबाई, तो इनकी माता के नाम पर इस टावर का नाम क्या रख दिया गया? राजाबाई टावर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण लंदन के सेंट पैंक्रोस की तर्ज पर बना विशाल विक्टोरियल टर्मिनल 1878 से 87 तक के बीच में ये तैयार होता है, जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय था। और दोस्तों वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसको CST बोलते हैं, ठीक है ना। इस तस्वीर को आप देखिए, ये दोस्तों CST है, यानी कि आप ये देखिए जो CST, ठीक है,
छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वर्तमान इसका नाम क्या है? सीएसटी। नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है ये, और ये लंदन के सेंट पैंक्रोज की तर्ज पर बना है, और इसको विशाल विक्टोरियल टर्मिनल कहते थे, जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय था। ठीक है, वर्तमान में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये एक प्रकार से रेलों का, ट्रेन जो होती है दोस्तों, जो मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन चलती है, उन्हीं के स्टेशन है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये 1878 से 87 ईस्वी के बीच में बन के तैयार होता है। ठीक है, सीएसटी। आप जो मुंबई अटैक होते हैं दोस्तों, उनमें भी हम देखते हैं कि सीएसटी स्टेशन पर भी अटैक होता है। जब आप मुंबई अटैक की हम बात करते हैं, ताज होटल पर अटैक हुआ, ठीक है ना, तो दोस्तों ओबराय होटल पर अटैक होता है। तो जो आतंकवादी आते हैं वो सीएसटी स्टेशन पर भी अटैक करते हैं, फायरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो, है ना, वो सीएसटी स्टेशन यही होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं भी गया हुआ हूँ, मेरी भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पर खड़े होकर मैंने भी खूब तस्वीरें खिंचवाई थी, है ना। ये पीछे का पूरा एरिया दिखता है, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि इससे जस्ट थोड़ी सी दूर ही जो है वो समुद्र है मुंबई का। और एक्चुअल में जब समुद्र देखने गया था तो बाय लोकल ट्रेन गया था, मुंबई की लोकल ट्रेन। तो जो लास्ट सीएसटी स्टेशन आया था ये वाला, वहाँ से निकलते ही मुझे इसके दर्शन हो गए। तो यहाँ एक मैं भी यहाँ जाकर आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये बना है नवगोथिक शैली के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा इंडो सार्सेनिक शैली का प्रयोग हुआ। अब दोस्तों इंडो सार्सेनिक शैली काम में आई जाने लगी। क्यों? क्योंकि जो पहले जो यूरोपियन शैली थी, उन इमारतों को देखकर भारतीयों को अपनापन महसूस नहीं होता था, ऐसा लगता था कि कुछ विदेशी सा आ गया है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी सत्ता को, अपनी राजनीतिक सत्ता को यहाँ पर जो है क्या, लोगों के मध्य स्वीकार्यता दिलाने के लिए यहाँ की जो इमारतें हैं उनको अब इंडो सार्सेनिक स्टाइल में बनाने लगे। इंडो सार्सेनिक स्टाइल जो है वो यूरोपियन शैली और भारतीय इस्लामी शैली, स्पेशली मुगल शैली का और कुछ क्षेत्रीय शैलियों का मिला जुला रूप देखने को हमें मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा इंडो सार्सेनिक शैली का प्रयोग किया गया। यह शैली भारतीय में विशेषकर मुगल हो गया, और इस्लामी और पश्चिमी गोथिक विक्टोरियन, पश्चिमी के अंदर कौन सी शैली होगी? गोथिक शैली होगी, विक्टोरियन शैली, या फिर नवशास्त्रीय नियो क्लासिकल शैली, इनको मिलाकर बनाई गई शैली कौन सी थी? इंडो सार्सेनिक शैली। ब्रिटिश राज ने इस शैली का उपयोग अपने शासन को वैध और स्वीकार्य बनाने के लिए किया, ताकि स्थानीय लोगों को भी जुड़ाव महसूस हो सके, यानी कि स्थानीय लोग भी इन इमारतों से जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें गुंबद जो होते थे, गुंबदों को काम में लिया गया। जैसे कि आप ये देखिए, ताज होटल में गुंबद है, विक्टोरियल मेमोरियल के अंदर दोस्तों गुंबद है। ठीक है, नुकीले मेहराब होते थे, जाली का काम होता था, भारतीय सजावटी पैटर्न शामिल होते थे इसमें, जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है दोस्तों, इसके अंदर भी इंडो सार्सेनिक तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों जो बना था वह ताजमहल की तर्ज पर बना था, अभी तस्वीर भी दिखाऊंगा। और इसे इमर्सन इसका वास्तुकार था, प्रमुख वास्तुकार कौन था? इमर्सन, आगे बताऊंगा। चिशोम और मेजर माउंट जैसे वास्तुशास्त्रियों द्वारा विकसित इस शैली, यानी कि ये जो शैली है इंडो सार्सेनिक शैली, इसमें महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्रियों के नाम आते हैं, चिशोम है, मेजर माउंट है। इनके द्वारा विकसित इस शैली की अभिव्यक्ति मद्रास की सार्वजनिक इमारतों में देशी शासकों की संतानों के लिए तैयार किए गए मेयो कॉलेज अजमेर और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में व्यक्त होती है। अब देखिए दोस्तों, मेयो कॉलेज अजमेर देखो, इसमें देखो दोस्तों आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गुंबद है, ये देखिए, है ना। और दोस्तों आपको कुछ जो है ऊंची मीनारें दिखाई दे रही है घंटाघर जैसा, ये हमें इसमें नियो क्लासिकल या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है, मेयो कॉलेज अजमेर। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, कर्जन के काल में कलकत्ता में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल में हिंदू व मुस्लिम तत्वों का समावेश किया गया था। अब दोस्तों कर्जन का जो काल है वो क्या होता है? कर्जन का काल 1899 से 1905 ईस्वी का काल रहता है, कर्जन का काल। ठीक है ना, क्या है ये? कर्जन का काल। ठीक है, बंगाल विभाजन भी हम देखते हैं 1905 में। अब दोस्तों आगे देखो, 1901 के अंदर महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है। 22 जनवरी 1901 को विक्टोरिया की मृत्यु हुई, और 1901 के अंदर कर्जन जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के अंदर बनाने का एक प्रस्ताव पारित करता है। क्या करता है? प्रस्ताव पारित करता है। 1901 में प्रस्ताव पारित होता है। और दोस्तों
शिलान्यास यानी कि 1906 में इमारत बननी शुरू होती है। हालांकि कर्जन के काल के बाद शुरुआत होती है, लेकिन इसका जो प्रस्ताव रखा था और ये जो विचार था, इस इमारत को बनाने का जो विचार दिया था वो भी कर्जन का था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कर्जन के काल में कलकत्ता में निर्मित, क्योंकि प्रस्ताव जो है वो कर्जन के काल में आ गया था 1906 से 1921 तक। दोस्तों 1906 में जो है इसका शिलान्यास यानी शुरुआत कर दी जाती है, 1921 तक ये बन के तैयार होता है। लास्ट इसकी जो तारीख आती कब बना, तो 1921 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, ताजमहल की तर्ज पर। इसका मुख्य वास्तुकार इमर्सन था। इसका प्रमुख वास्तुकार कौन था दोस्तों? इमर्सन, आगे लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से तैयार होता है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल बना कलकत्ता में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 ईस्वी में बंबई में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये किस शैली में बना है? ये इंडो सार्सेनिक शैली में ही बना है। किसमें? इंडो सार्सेनिक शैली में ही बना है, ठीक है ना। आप यहां पर गुजराती शैली देखकर कंफ्यूज मत होना। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो इंडो शैली की अगर हम बात करें तो इसमें क्षेत्रीय गुजराती शैली के भी तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है ना। गुजराती शैली के भी तत्व दिखाई देते हैं। और दोस्तों मेहराब और ये हमें मुगल शैली के भी तत्व दिखाई देते हैं, जैसे कि ये जो शैली है, ठीक है ना, कुछ गुंबद। ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है, जिसके अंदर हमें गुजराती शैली और मुगल शैली प्लस कुछ यूरोपीय शैली के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पीछे है ताज होटल, होटल ताज। और दोस्तों ये रहा होटल ताज। मुंबई अटैक के बाद में इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। होटल ताज पर भी आपको गुंबद दिखाई देंगे, बारीक दोस्तों जालीनुमा खिड़कियां दिखाई देगी, ठीक है। ये यहाँ की अपनी भारतीय शैली है। और जो ऊंची ऊंची मीनारें बनी है दोस्तों, यह जो है ये यूरोपीय शैली है। तो इंडो सार्सेनिक शैली में ही क्या बना है? ताज होटल भी किसमें बना है? इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर बना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 ईस्वी में बंबई में बनवाया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली दरबार लगता है। हम देखते हैं 3 बार दिल्ली दरबारों का आयोजन होता है। 1877 में होता है, फिर 1903 के अंदर, और उसके बाद में 1911 के अंदर। और इसी समय जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है, ठीक है ना। दिल्ली भारत की राजधानी बना दी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों ताज होटल, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये 1911 में दोस्तों ये शुरू होता है गेटवे ऑफ इंडिया बनना, और ये पूरा बनकर 1924 तक होता है। इसका निर्माण ये 1911 से 1924 तक चलता है, ठीक है। मोटा मोटा जो टाइम पीरियड है उसका यही है। 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी का स्वागत होता है, तब दोस्तों 1911 के अंदर हम देखते हैं कि बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है ना। ये गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ताज होटल की, तो ताज होटल का निर्माण जो है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया से पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ताज होटल दोस्तों 1898 के आसपास जो है बनना शुरू होता है, और ये 1903 तक, है ना। ये हम देखते हैं कर्जन के काल के आसपास बनता है, 1903 तक बन के तैयार होता है, ठीक है ना। और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड यानी निर्माण कार्य शुरू होता है, 1924 तक चलता है। आगे देखिए, जमशेदजी टाटा द्वारा इस शैली में बंबई में प्रसिद्ध ताज होटल बनाया गया। तो दोस्तों इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर जो ताज होटल बनाया गया था वो जमशेदजी टाटा के द्वारा बनवाया जाता है। इस ताज होटल के निर्माता कौन होते हैं? जमशेदजी टाटा होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एडवर्ड लुटियन तथा एडवर्ड बेकर द्वारा नई दिल्ली की नगर योजना बनाई गई। नई दिल्ली जो न्यू दिल्ली है उसकी जो योजना बनाते हैं कौन? लुटियन और बेकर। और इसके अंदर राष्ट्रपति भवन बना नई दिल्ली में, संसद भवन बना, नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक बने। इन सभी इमारतों के जो योजना है वो बनाने वाले कौन है? लुटियन और बेकर है। इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में पुर्तगालियों का और फ्रांसीसियों का भी योगदान देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने यूरोपियन शैली के गिरजाघरों और किलों का निर्माण कोच्चि और गोवा में किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोच्चि और गोवा के अंदर यूरोपियन शैली के अंदर जो गिरजाघर बने थे वो सबसे पहले किसने बनाए? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने बनाए। कोच्चि के अंदर बनाया सेंट फ्रांसिस चर्च। गोवा के अंदर बनाया बासिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन यहाँ गोवा वाले कैथेड्रल चर्च की बात हो रही है। पुर्तगालियों ने गिरजाघरों का निर्माण किया था आइबेरियन शैली के अंदर, याद रखना। आइबेरियन शैली स्पेन और पुर्तगालियों की जो है, पुर्तगाल की प्रमुख जो है जनजातीय शैली मानी जाती है ना। तो ये आइबेरियन शैली में होता है निर्माण। आगे देखिए, फ्रांसीसी अपने साथ टाउन प्लानिंग का विचार लेकर आए थे। थोड़ा सा फ्रांसीसियों के बारे में जान लीजिए। उन्होंने पौंडीचेरी की नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर बनाई थी, है ना, ग्रिड पद्धति पर, जालनुमा, जिसमें 2 भाग थे। एक था विले ब्लैंके और एक था विले नोरे।
विले ब्लैंके जो है दोस्तों ये केवल फ्रांसीसियों के लिए था, और विले नोरे जो है वो सबके लिए, सामान्य लोगों के लिए था। तो यहाँ पर भी हमें दो अलग अलग जो है शहरों का विभाजन देखने को मिलता है। गोथिक शैली में बना बॉसिलिकल ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च पौंडीचेरी स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये जो चर्च है ये पौंडीचेरी में है और ये फ्रांसीसियों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। विलियम इमर्सन ने कलकत्ता में के विक्टोरियल मेमोरियल को बनाने में ताजमहल से प्रेरणा ली थी। ठीक है ना, तो ये बात हम पीछे कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा तो ताजमहल, जैसे यहाँ पे गुंबद दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्वतंत्र मीनारें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। उसके बाद में है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विट्टे। याद रखना दोस्तों, जो हमने गेटवे ऑफ इंडिया की बात की है दोस्तों 1911 में बनना शुरू हुआ था, जॉर्ज विट्टे थे इसके वास्तुकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिन्होंने रोमन ट्रिम्फल आर्क और गुजरात के स्थापत्य से प्रेरणा लेकर इसे बनाया, यानी कि रोमन कला कौन सी होगी दोस्तों? जो यूरोपीय शैली है वो हो गई, और एक प्रकार से गुजराती शैली जो भारतीय शैली है, तो इनका मिश्रण हुआ, इंडो सार्सेनिक शैली में बना। थॉमस लियोन ने राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण किया था। ये कहां पर है राइटर्स बिल्डिंग? तो दोस्तों ये कोलकाता के अंदर है। ठीक है ना, राइटर्स बिल्डिंग। तो ये कुछ इमारतें थी जो यूरोपीय स्थापत्य द्वारा या यूरोपीय स्थापत्य के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। अब है शहरी समाज और शहरी समस्याएं, कि नए नए शहरों का विकास हुआ। शहरों के अंदर जो है दोस्तों हम देखें स्थापत्य है, और बिजली, पानी, सड़क, यातायात, इन सबकी सुविधाएं विकसित हुई। तो शहरी समाज कैसा था और शहरी समस्याएं क्या क्या थी? देखिए दोस्तों, समाज में नए नए वर्ग उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि क्लर्क है, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है। ये नए मध्यम वर्ग के रूप में नए वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। शिक्षक मध्यम वर्ग ने अपने बहसों और सार्वजनिक चर्चाओं में सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रश्न खड़े करना आरंभ कर दिया। शिक्षक वर्ग ऐसे थे जो समाज में हो रहे रीति रिवाजों पर जो है, या फिर जो समाज में व्याप्त कुछ बुराइयां उन पर प्रश्न करना शुरू करते हैं। इसी के अलावा नए शहरों ने औरतों की शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर दिए, यानी कि औरतों को पढ़ने और शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर दिए। अब औरतें जो है वो अपने पतियों पर निर्भर नहीं थी, वे पढ़कर खुद भी नौकरी कर सकती थी। ठीक है, मेहनतकश गरीब या कामगारों का भी एक नया वर्ग शहरों के अंदर विकसित होने लगा। बहुत सारे लोग जो है शहरों के अंदर रोजगार के अवसर में आने लगे, श्रम करने लगे, मजदूरी करने लगे। हालांकि शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी, नौकरी पक्की नहीं थी और खाना बहुत महंगा था, रिहायशी का खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्राय अपने एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली, फिर भी वे वहां रह रहे थे। आज भी आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में आपको जो है स्लम एरिया भी दिखाई देगा। ठीक है ना, स्लम एरिया दिखाई देगा। और दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं धारावी की, है ना, तो धारावी के अंदर दोस्तों पूरा स्लम एरिया है, वो गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, हालांकि मुंबई जो है सबसे महंगी सिटी है भारत की, है ना, फिर भी दोस्तों वहां पर गरीब लोग भी रहते हैं। तो ऐसे ही जो है इन्होंने भी अपनी यहाँ पर छोटी मोटी संस्कृति जो है रच ली थी। आगे देखिए, सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। यहाँ सिर्फ गोरों को बसाया गया, छावनियों को सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। सिविल लाइंस के पीछे हम बात कर चुके हैं। अंग्रेजों की नजर में ब्लैक टाउन्स, काले इलाके, न केवल अराजकता और शोर शराबे का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी के भी स्रोत थे। ठीक है, यहाँ पर गंदगी थी, बीमारी थी। शहरी समस्या हमें क्या देखने को मिलती है? शहरों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, धीरे धीरे गंदगी हो रही थी, बीमारियां, महामारी, प्लेग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी। वो चाहते थे कि जो लोग हैं वे साफ और स्वच्छता से रहे। लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियां फैली और हजारों लोग मारे गए, तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। तो शहरों के अंदर समस्या थी साफ सफाई की, ठीक है, और उसके बाद में जो फैल रही महामारी है, इनकी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता के बारे में कड़े प्रशासनिक उपाय लागू किए गए और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई और इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम साधन बना। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों हम यहाँ पर शहरी समस्याओं में देखते हैं सफाई की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा थी और महामारियां, बीमारियां यहाँ पर बहुत ज्यादा फैल रही थी। नए नए वर्गों की बात करें तो हमने देखा क्लर्क वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, ये नए नए वर्गों का विकास होता है। ठीक है, नगर आयोजन की हमने बात कर ली दोस्तों, व्हाइट हाउस है, व्हाइट टाउन है, ब्लैक टाउन की हमने बात करी। स्थापत्य की हमने बात कर ली दोस्तों, नियो क्लासिकल है, गोथिक है, इंडो सार्सेनिक शैली है, आइबेरियन शैली की हमने बात कर ली है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर शहरी विकास, शहरी केंद्रों के विकास की बात की, जिसके अंदर हमने बिजली, यातायात, टेलीफोन, इन सभी सुविधाओं की बात की है। प्रेसिडेंसी नगर, बंदरगाह नगर, रेलवे नगरों की हमने बात की। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों आज की ये जो क्लास है ये यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों इस पूरा ये जो टॉपिक है ये इस एक क्लास में बेहतरीन तरीके से जो है हो चुका है।
आपने अगर क्लास अच्छे से देखी होगी, बहुत सारी यहाँ पे फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास किया गया। प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। पहली बात तो आप ये देखिए कि इन टॉपिक्स को ढूंढने में ही कितना टाइम लग जाता है। आप खुद बताइए कि क्या ये टॉपिक्स जो है ये नॉर्मली किताबों में मिलते हैं? दोस्तों नहीं मिलते हैं, बड़ा बड़ा टाइम लगता है इनको ढूंढने में। ठीक है, फिर एक किताब में पूरी जानकारी नहीं होती है, इंटरनेट से भी हेल्प लेनी पड़ती है। इंटरनेट पे भी दोस्तों सब कुछ प्रमाणित नहीं होता है, उसको भी क्रॉस चेक करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती है ना। मेरा प्रयास यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ में ला कर दूँ। आप खुद यहाँ पर जो है मेहनत देख रहे हैं, आपको खुद को यहाँ पर दिखाई दे रही है मेहनत। किसी भी प्रकार का जो टाइम पास है वो नहीं किया जा रहा है। चाहे आप कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, सब में आपको मेहनत दिखेगी, घंटों की, दिनों की। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये 5 10 15 20 मिनट में या 1 घंटे में लेक्चर तैयार हो जाए। इसको पूरे पूरे दिन लग जाते हैं ऐसे लेक्चर बनाने में। बैठ के दोस्तों फोटोज़ लगवानी पड़ती है ना, टाइम लगता है, टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें आपको एक नंबर मिलेगी। आप पढ़िए, आपको ऐसा कंटेंट दोस्तों, इतना शानदार कंटेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।